हे एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल यूपीएससी एक मंजिल। तो आज हम जनरल साइंस केमिस्ट्री का पहला लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। ये लेक्चर उन लोगों के लिए है जो कि अपकमिंग एग्जाम्स जैसे कि एपीएस और यूपीपीसीएस, आरओ एआरओ को टारगेट करने वाले हैं। ये लेक्चर उन बच्चों के लिए भी है जो कि 9th एंड 10th स्टैंडर्ड अपकमिंग एग्ज़ाम्स को टारगेट करना चाहते हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सभी लेक्चर्स को बहुत ही केयरफुली अटेंड करिए। एक प्रॉपर नोट्स मेंटेन करते हुए चलिए ताकि सारे कंसेप्ट्स आपको रिवाइज करने में इजी हो। लेक्चर्स को रिवाइज करिए डेली बेसिस पर। जो भी लेक्चर में क्वेश्चंस कराए जाएं उन्हें आप एक बार घर पर ज़रूर देखिए। अपने डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज़ करिए। टाइम बहुत ही लिमिटेड है और आपका प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा। आप टेस्ट देते चलिए ताकि आप अपने आप को टेस्ट कर सकें। कंसिस्टेंसी आपकी इस जर्नी में बहुत ही हेल्प करेगी, तो आप कंसिस्टेंट रहें और अपने हेल्थ पर ध्यान दें, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ ख़राब होगी तो आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो सकती है। तो आइए देखते हैं कि आज के टॉपिक हमारे क्या होंगे। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे जिसमें हम हिस्ट्री ऑफ एटम्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स और एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एटॉमिक एटॉमिक वेट पढ़ेंगे। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। बाकी के बचे हुए टॉपिक्स हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ एटम्स, जिसमें आता है हमारा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। 19th सेंचुरी की शुरुआत में डाल्टन ने एक थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने कहा था ऑल मैटर्स आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स विच आर इंडिविजिबल एंड इंडेस्ट्रक्टिबल बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो आइए अब जब जान ही लिए हैं तो इसे लिख भी लेते हैं शॉर्ट में। उन्होंने ये कहा था कि ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। एटम को इन्होंने इनडिविजिबल बताया था। इसका मतलब कि एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। दूसरे पॉइंट में उन्होंने ये कहा था कि ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। इसका मतलब कि किसी भी एलिमेंट के सारे एटम्स सेम होते हैं, मतलब आइडेंटिकल, एक जैसे दिखते हैं। तीसरे पॉइंट में डिफरेंट एलिमेंट्स के पास डिफरेंट साइज एंड मास के एटम्स होते हैं। मतलब अगर आप हाइड्रोजन का एलिमेंट उठाएंगे और हीलियम एलिमेंट उठाएंगे तो उसमें आपको उनके एटम्स को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो उनका साइज और मास आपको डिफरेंट मिलेगा। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। उन्होंने ये कहा था कि एटम जो है उसे ना तो हम कभी बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में ट्रांसफ़र हो सकता है। आइए अब हम देखते हैं कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का ड्रॉबैक क्या था। तो इन्होंने अपने थ्योरी में एटम्स को इनडिविजिबल बताया था। पर इनके थ्योरी के बाद जो स्टडीज़ हुई उसमें ये पता चला कि एटम्स को हम 3 सब पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्टिकल हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा हमारा प्रोटॉन होता है और तीसरा न्यूट्रॉन होता है। आइए अब हम इन 3 पार्टिकल्स के बारे में जानते हैं। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स में हमारा पहला टॉपिक आता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिवली चार्ज्ड
पार्टिकल होता है। ये या तो आइदर फ्री, या तो ये फ्रीली कहीं पे हो सकता है, या फिर एटम के न्यूक्लियस से, या फिर ये एटम के न्यूक्लियस से बाउंड हो सकता है, बाउंड टू न्यूक्लियस ऑफ एटम्स। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू में 10 की पावर -19 कॉलम होता है। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू में 10 की पावर -31 kg। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, ईयर 1897 में। ये कुछ बातें इलेक्ट्रॉन के बारे में थी। आइए अब हम देखते हैं प्रोटॉन क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन के जैसे ही प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज सब पार्टिकल होता है। प्रोटॉन को हम P+ से डिनोट करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, बस वो अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव में है तो प्रोटॉन पॉजिटिव में होगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से थोड़ा ज़्यादा होता है, 1.6 इंटू में 10 की पावर -27 kg। इसकी डिस्कवरी 1886 में गोल्डस्टीन ने की थी। इसका नाम नेम्ड बाय रदरफोर्ड ने 1919 में दिया था। ये कुछ बातें प्रोटॉन के बारे में हो गई। आइए देखते हैं न्यूट्रॉन क्या होता है। तो न्यूट्रॉन को हम सिंपली n या फिर n0 से डिनोट करते हैं। ये एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है। इस पर मतलब नो चार्ज, कोई भी तरीके का, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, कोई भी तरीके का चार्ज इस पर प्रेजेंट नहीं होता है। इसका मास प्रोटॉन से थोड़ा ज़्यादा होता है, जो कि 1.0087 एटॉमिक मास यूनिट AMU होता है। इसकी डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने 1932 में किया था। अभी देखते हैं कि AMU होता क्या है। जैसे कि हम किसी भी मास को, या फिर आप जैसे सब्जी लेने जाते हैं तो आप उससे कहते हैं कि 1 kg टोमेटो, मुझे 1 किलो टमाटर दे दो। वैसे ही हम किसी एटम को, अगर हमें किसी एटम का मास निकालना है तो उसे हम 1 AMU में निकालते हैं, जिसका मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। इसे हम U से भी डिनोट करते हैं, जिसका मतलब होता है यूनिफाइड मास। एटॉमिक मास यूनिट, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम डिवाइडेड बाय 12। कार्बन 12 एटम के मास का 1/12 मास जो होता है वो एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है।
अभी देखते हैं कि कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस में क्या आता है, मतलब कि एटम जो होता है उसके बीच में एक न्यूक्लियस पाया जाता है। तो वो उस न्यूक्लियस में आखिर में होता क्या है, उसके लिए हम पहले एक एटम का प्यारा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये उसका न्यूक्लियस हो गया, ये के शेल, एल शेल, एम शेल एंड ये एन शेल। तो आपका न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बहुत ही डेंसली पाए जाते हैं, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में होता है। और इन शेल्स में आपके इलेक्ट्रॉन, के शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एम शेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ऐसे ही आपका एल एम शेल और एन शेल में होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, जिसको हम कंबाइन करके न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ये वर्ड आपको क्वेश्चंस में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लग रही होती है, फोर्स, उसे हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। न्यूक्लियस आपका अर्नस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में डिस्कवर किया था। अब आइए देखते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर का सिंबल Z होता है, जो कि एक जर्मन वर्ड एटम जेल से आया है, जिसका मतलब एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर किसी भी एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। एटॉमिक नंबर की हेल्प से ही, बाय द हेल्प ऑफ, एटॉमिक नंबर को यहाँ पे Z से डिनोट करेंगे। एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स को हम पीरियोडिक टेबल में क्लासिफाई कर सकते हैं। पीरियोडिक टेबल। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर Z जो होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब ये चेंज नहीं हो सकता। ये अब हम अपना फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर देखते हैं। हमारा पहला एलिमेंट हाइड्रोजन होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक मास 1 होता है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर Z और यहाँ पर A। दूसरा हीलियम होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और एटॉमिक मास 4 होता है। तीसरा लिथियम होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 3 होता है और एटॉमिक मास 7 होता है। चौथा बेरिलियम होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 4 होता है और एटॉमिक मास 9 होता है। पांचवा बोरॉन होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 5 और एटॉमिक मास 11 है। छठा कार्बन है, जिसका एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक मास 12 है।
7th नाइट्रोजन होता है जिसका एटॉमिक नंबर 7 है और एटॉमिक मास 14 है। 8th ऑक्सीजन होता है जिसका एटॉमिक नंबर 8 है और एटॉमिक मास 16 है। 9th फ्लोरीन होता है जिसका एटॉमिक नंबर 9 है और एटॉमिक मास 19 है। 10th हमारा नियॉन होता है जिसका एटॉमिक नंबर 10 है और एटॉमिक मास 20 है। फिर सोडियम आता है जिसका 11 एंड 23। मैग्नीशियम 12 एंड 24। एल्यूमिनियम 13 एंड 27। सिलिकॉन 14 एंड 28। फॉस्फोरस 15 एंड 31। सल्फर 16 एंड 32। क्लोरीन 17 एंड 35.5। आर्गन 18 एंड 14। क्लोरीन का ये 35.5 जो आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि क्लोरीन का जो मास है वो एक एटम का आधा मास लिया गया है, बल्कि ये है कि क्लोरीन के आइसोटोप्स का एटमॉस्फेयर में जो एबेंडेंसी है उसके हिसाब से हमने इसका एवरेज एटॉमिक मास निकाला है। आर्गन के बाद हमारा पोटेशियम आता है जिसका एटॉमिक नंबर 19 एंड एटॉमिक मास 39 होता है। फिर हमारा कैल्शियम आता है जिसका एटॉमिक नंबर 20 एंड एटॉमिक मास 40 होता है। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को आपको लर्न करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, तो आप इसे लर्न कर लेंगे तो आपके लिए केमिस्ट्री ईजी हो जाएगी। अब हमारा दूसरा टॉपिक है कि मास नंबर क्या होता है। इसका सिंपल ए होता है जो कि एक जर्मन वर्ड एटॉम्स से डिराइव्ड है। इसका मतलब एटॉमिक वेट होता है। मास नंबर किसी भी एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। मास नंबर ही हमारा एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास इज मास नंबर। मास नंबर एटम में प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होता है। न्यूक्लियॉन्स वर्ड आपका पहले आ चुका है जो कि होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर है तो इन्हें हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। एटॉमिक नंबर की तरह मास नंबर कोई नॉट अ फंडामेंटल मास नंबर कोई भी फंडामेंटल कैरेक्टर नहीं है। नॉट अ फंडामेंटल कैरेक्टर। तो अभी तक हमने क्या देखा है कि आपका एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। फिर हमने देखा एटॉमिक मास, या फिर आप इसे मास नंबर भी कह सकते हैं। मास नंबर ये होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस में नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन्स। अब इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का जो नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास को लर्न करना है, क्योंकि अगर आपको वो एग्ज़ाम में एटॉमिक मास देकर, एटॉमिक मास इज गिवन है और एटॉमिक नंबर भी गिवन है, एटॉमिक नंबर गिवन है, तो वो आपसे एग्ज़ाम में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स पूछ सकता है। अगर वो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स देता है तो वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स मतलब कि एटॉमिक नंबर को पूछ सकता है। जैसे कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, एटॉमिक मास 40 होता है, उसने 40 देकर हमसे पूछा न कैल्शियम में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितना है, तो हम इसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स के लिए एटॉमिक मास में से ए में से एटॉमिक नंबर z को माइनस कर देंगे। इससे हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। अगर हम इसमें से माइनस करें तो 40 माइनस में 20 इज इक्वल टू 20 न्यूट्रॉन्स n। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, इन फॉर्मूलाज को आप याद कर लीजिएगा। हो सके तो एक फॉर्मूला शीट बनाकर उस पर आप लिख लीजिए कि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। अब हम आते हैं और देखते हैं कि एटॉमिक वेट क्या होता है। तो एटॉमिक वेट आपका कुछ नहीं बल्कि एटॉमिक वेट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है मास नंबर के, एटॉमिक मास के। को हम और भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि एटॉमिक वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ही आपका मास नंबर होता है। इसको हम एटॉमिक वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही आपका एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट होता है। तो हमने यहाँ तक देख लिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर। बाकी के बचे हुए टॉपिक्स अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हम कल कवर कर लेंगे, तो आप कल का लेक्चर ज़रूर देखिएगा। हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर किसे कहा जाता है, तो वो है लेवोइजर। इन्होंने ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का नेम दिया था, और इनकी एक थ्योरी है जिसमें इन्होंने ऑक्सीजन का रोल इन कंबशन, मतलब ऑक्सीजन किसी चीज़ को कंबशन में कैसे हेल्प करता है, उसके बारे में इन्होंने एक थ्योरी दी थी। दूसरा क्वेश्चन, द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट एट द सेंटर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि उसने पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्ट पूछा है, ना कि पार्टिकल पूछा। अगर पार्टिकल पूछता तो इसका आंसर आपका प्रोटॉन होता, पर उसने अभी पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्ट पूछा है, वो भी सेंटर ऑफ एन एटम में। तो एटम के सेंटर में आपको पता है कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसमें आपका प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, इसलिए न्यूक्लियस का जो चार्ज माना जाता है वो पॉजिटिव माना जाता है, तो इसका आंसर न्यूक्लियस होगा। तो आपको इससे अंदाज़ा हो गया होगा कि आपको क्वेश्चंस में वो कैसे घुमा सकता है, इसलिए आपको क्वेश्चंस को बहुत ही केयरफुली पढ़ना पड़ेगा। ये बीपीएससी प्रीलिम्स का 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन हमारा आता है, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस आर। इसमें एटॉमिक न्यूक्लियस में क्या क्या पाया जाता है उसके बारे में पूछा गया है, जो कि आपका 3 एग्जाम्स यूपी पीसीएससी प्रीलिम्स 1996 में आ चुका है, बीपीएससी प्रीलिम्स 1996 में आ चुका है, और बीपीएससी प्रीलिम्स 1999 में रिपीटिंग हुआ है।
तो आपको जैसे कि पता है कि एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इसका ऑर्बिट करता है। तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सेंटर में नहीं होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तो आंसर सही है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तीनों एक जगह नहीं हो सकते, तो इसका आंसर आपका थर्ड होगा। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आप ये देखा करें कि जो ऑप्शंस आपके आंसर से मैच नहीं हो रहे वो आखिर में क्यों नहीं हो रहे हैं। इससे आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग जो प्रैक्टिस होगी वो काफ़ी अच्छी होगी और आपके कंसेप्ट और भी क्रिस्टल क्लियर होते जाएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मॉलिकुलर स्ट्रक्चर इज करेक्ट। मॉलिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसमें आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर भी हो सकता था। ये RAS RTS के प्रीलिम्स में 1992 में पूछा गया क्वेश्चन है। न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। इसमें आपका प्रोटॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व करता है, और इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस में नहीं बल्कि प्रोटॉन पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इनसाइड द न्यूक्लियस एंड न्यूट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन आपका ऑर्बिट में होता है, यहाँ पे न्यूट्रॉन होना चाहिए, और न्यूट्रॉन आपका रिवॉल्व नहीं करता, वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट करता है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ये दोनों तो सही है। आर इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ये ऑप्शन आपका सही है। चौथा ऑप्शन देखते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन ऑल आर इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होता, वो न्यूक्लियस को ऑर्बिट करता है, तो इसका आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। बाकी के बचे हुए ये दोनों क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एन एटम, ये आपका होमवर्क है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताइए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से शुरू करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, अ सिंगल टाइप ऑफ एटम इज फाउंड इन, ये BPSC प्रीलिम्स 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये भी आपका होमवर्क है। इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। आंसर मैं नहीं बताऊंगा आज, आंसर आप लोगों को कल के लेक्चर में मिलेगा। होमवर्क आपका है, आपको आज का लेक्चर रिवाइज करना है, इसका शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जो फॉर्मूलाज हैं उसके लिए आपको अलग से एक फॉर्मूला शीट बना लीजिए, और क्वेश्चंस को दोबारा प्रैक्टिस करिए। बाकी अगर आपको इस लेक्चर के PDF नोट्स चाहिए जो कि मैंने आज यहाँ पे करवाया है, तो वो आपका हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC एक मंजिल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप हमें ज्वाइन कर लें। आपको वहाँ पे नोट्स और आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप लोग अपना ख्याल रखिए।